तो चैप्टर नंबर 9 का आधा हिस्सा गुजरने के बाद ये टैक्स का टॉपिक आएगा। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, दिलचस्प है। और एक बात और भी है कि इस वक्त का जो आपका कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक ये आपका कैफ लेवल का कोर्स है। कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस उसका भी हिस्सा है और इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा है। तो हमने ये किया कि डबल फायदा हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेंगे, थोड़ा टैक्स के बारे में भी जान लेंगे। टैक्स आपका कोर्स नंबर 2 है कैफ का। और दूसरी बात यह है कि टॉपिक पीआरसी का तो है ही है, क्योंकि हमने पेपर तो देना ही है। तो 9वें चैप्टर में जाके एक जगह पे टैक्स का टॉपिक आता है, मिला। पेज नंबर बताएं सब बच्चे। 240। 240 तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि आपका पेज है क्या बच्चों, 240। यहाँ पे टॉपिक है जिसको आज हम यहाँ अगले 2-4 दिन डिस्कस कर लेंगे। टाइम मार्क भी अच्छा हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, फायदा भी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि टैक्स क्या चीज है। कहते हैं कि टैक्स एक लाजमी अदायगी है। टैक्स एक लाजमी अदायगी है। क्या कह सकते हैं, कंपलसरी पेमेंट मेक टू द गवर्नमेंट। तो क्या लिखेंगे, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। टैक्स है कंपलसरी पेमेंट है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट टैक्स का क्या करती है, कहते हैं जी टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट का क्या है बच्चों, क्या जी, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है, आमदनी। रेवेन्यू का मतलब क्या है, आमदनी। तो टैक्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू है या आमदनी है, ठीक है बच्चों। और गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करके क्या हासिल करेगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स, मकासद। अच्छा बच्चों, तो हम रिपीट करते हैं। टैक्स एक लाजमी अदायगी है। क्या मतलब, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, लाजमी करनी पड़ेगी। किसको करनी है, टू द गवर्नमेंट। अच्छा, और ये गवर्नमेंट का क्या है बच्चों, रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब क्या है, आमदनी है। और इसको खर्च करके गवर्नमेंट क्या हासिल करेगी, अपने मकासद। हो सकता है गवर्नमेंट गरीबों की मदद करना चाहती हो, ये भी उसका एक मकसद हो सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट वेपन खरीद कर पारा चिनार में अमनो अमान करना चाहती हो, ये भी उसका मकसद हो सकता है। क्या हाल है बच्चों, यू गॉट इट। अच्छे, अब बच्चों सबसे पहली बात है फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के फंक्शंस क्या है। फंक्शंस का मतलब उर्दू में होता है काम, लेकिन यहां पे इसका मतलब पता है क्या है, हम टैक्स से क्या काम लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स को बंदा थोड़ी चल पुत्र टैक्स है कम कर, ऐसा थोड़ी है। टैक्स तो एक सिस्टम है। सवाल ये है कि हम टैक्स से काम क्या लेते हैं। तो फिस्कल का मतलब होता है उर्दू में खर्चा। क्या मतलब होता है बच्चों, खर्चा। तो फिस्कल का मतलब है खर्चा। अब जेहन में फौरन आ जाएगा, टैक्स से हम अपना खर्चा पूरा करते हैं। हमसे मुराद क्या है, स्टेट। तो टैक्स जो है इससे अपना गवर्नमेंट जो है अपना इससे खर्चा पूरा करती है। गवर्नमेंट के दो तरह के खर्चे होते हैं, एक कौन से बच्चों, डेवलपमेंट, और एक होते हैं नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के खर्चे वो होते हैं जो खर्चे करने से हमें और कमाई आए। और नॉन डेवलपमेंट क्या होते हैं, जिससे हमें कमाई ना आए। मिसाल के तौर पे हम घर में एलसीडी लगाएं, हम इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे हम कमाएंगे नहीं बल्कि वक्त जाया करेंगे। लेकिन अगर हम कंप्यूटर ले लें तो इसको क्या कहेंगे, ये डेवलपमेंट का खर्चा है। क्यों, क्योंकि ऐसा करने पर बच्चे पढ़ेंगे और काबिलियत आएगी और कल को कमा सकेंगे। समझ आ रही, नॉन डेवलपमेंट डेवलपमेंट। इस तरह हुकूमती सतह पे अगर हुकूमत मेट्रो ट्रेन चला दे, ऑरेंज ट्रेन चला दे, ये कौन सा खर्चा है, डेवलपमेंट। क्यों, इसके जरिए बहुत सारे बच्चे स्कूल जाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी जॉब पे जाएंगे और पैसे कमाएंगे। एक तरह से ये कह लें कि हम उनके खर्चा अपनी जेब से दे रहे हैं, आने जाने का खर्चा हम दे रहे हैं, तो उनको किराया नहीं पड़ेगा। लेकिन उनसे उनकी एफिशिएंसी में क्या होगा, इजाफा होगा। बहुत सारे लोग जा ही नहीं पाते होंगे, उन्हें सस्ती कन्वेंस देने से क्या होगा, वो काम पे लग जाएंगे। तो ये डेवलपमेंट का खर्चा है।
लेकिन अगर हम अमेरिका में बैठे अम्बेसडर को गाड़ी लेके दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये नॉन डेवलपमेंट, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन खर्चे दोनों ही करने पड़ते हैं, डेवलपमेंट भी करने पड़ते हैं और नॉन डेवलपमेंट भी करने पड़ते हैं। जैसे अमेरिका में इंडिया बहुत ज्यादा लॉबिंग करता है हमारे खिलाफ, तो हमें भी पैसा लगाना पड़ता है, फिर मजबूरी है कि वहां के सेनेटर को खाना अच्छा खिला दिया, अच्छी अच्छी बातें करके उन्हें कहा जरा हमारा भी ख्याल रखिएगा, जब कश्मीर के हक में बात हो तो हमारा साथ दीजिएगा। तो ऐसे ये खर्चा करना पड़ता है ना बच्चों, क्या हाल है? लेकिन ये है क्या? नॉन डेवलपमेंट खर्चा है, इससे हमें हासिल कुछ भी नहीं होता। जैसे अब पारा चनार है, तो पारा चनार कैसा इलाका है? पारा चनार ऐसा इलाका है जहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, एक आबादी शिया है, एक आबादी सुन्नी है। लेकिन उन सब में इख्तलाफात भी हैं, लड़ाइयाँ भी हैं, लेकिन एक मसला है बहुत बड़ा कि वहाँ की आबादी ये नहीं चाहती कि टेररिस्ट इस रास्ते से पाकिस्तान में, तो वो उनके आगे खड़े हो जाते हैं कि हम इनको यहाँ से गुजरने नहीं देंगे, इससे हमारे बच्चों का फ्यूचर तारीक हो जाएगा। तो वो जो टेररिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि सुन्नियों की तरफ से आगे शिया पे अटैक कर देते हैं, जबकि पारा चनार के लोग कबायली हैं, वो मर्दे मर्द लड़ते हैं, औरतों पे कभी गोली नहीं चलाते, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, जो भी हो अकीदा जो भी हो, लेकिन वो एक दूसरे की औरतों और बच्चों पे अटैक नहीं करते। अब ये जब होने लगा तो वो दोनों ही समझ गए कि ये हम नहीं, ये कोई और है। तो ये फिर अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा, हुकूमत को कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो पारा चना रहा है उसकी हैसियत ऐसे ही जैसे वो यक्के की गाड़ी में वाशल नहीं लगी होती जो हमारा पहिया रोक के रखती है, तो इनकी हैसियत वो है। ये वहां पे उसको रोकते हैं जो दहशत गर्दी को, उससे हमारा पूरा मुल्क महफूज होता है। तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारे पैसे ज़ाया होंगे, इतनी गोलियां चलेंगी, जितनी जाने जाएंगी, उनके लिए जो भी पेंशन देंगे जो भी करेंगे सब नॉन डेवलपमेंट है, लेकिन करना पड़ेगा। इसका मतलब नॉन डेवलपमेंट खर्चा मजबूरी करना पड़ता है, शौक कोई सी तो नहीं होता। हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि बस हम बोइंग चला दें, हम बिल्डिंग बना दें, लेकिन मजबूरी है। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो अब क्या है कि फिजिकल, क्या है जी, पहला काम क्या है, हम इससे खर्चे पूरे करते हैं, उसको हमने क्या कह दिया, फिजिकल डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। अब अगला है एलोकेशन। एलोकेशन में आप देखिए, आपके अब्बू आमदनी लाते हैं तो किस जगह लगाना चाहते हैं? जो अच्छे अच्छे काम, और जो गैर जरूरी कामों में पैसा लगाना नहीं चाहते। इस तरह हुकूमत भी चाहती है कि हम ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां पे फायदा हो। तो कहते हैं कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द वेरियस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। अब बताइए, इससे हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? ये तो टैक्स है, ये तो हमने लोगों से लेना है। अब जरा दिमाग पे जोर डालते हैं हम सब, सोचते हैं यार टैक्स तो हम लेते हैं, लेकिन इससे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगी, यानी आमदनी तकसीम बराबर कैसे हो जाएगी? हाँ, है ना बच्चों? जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा ले लेते हैं, यानी यूं नहीं कह सकते अमीर से लेकर गरीब पे खर्च कर देंगे। और उसका तरीकाकार क्या होगा बताओ? अमीर से पैसे ले लेंगे, गरीब को हेल्थ कार्ड दे देंगे या हॉस्पिटल फ्री दे देंगे। ठीक है जी? तो इससे क्या होगा, पैसा अमीर से निकल के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि नहीं होगी? अमीर के पास पैसे हैं, वो जाके इलाज करा रहे हैं, गरीब के पास हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड दिखा के इलाज करा लो। क्या हाल है बच्चों? लेकिन हेल्थ कार्ड में हुआ वही जो अमेरिका में होता है। कोई बंदा हेल्थ कार्ड लेके पहुंच गया जी डॉक्टर्स हॉस्पिटल, उसने कहा तेरा, तुझे पेट दर्द हो रहा है, नहीं नहीं तुझे किडनी का प्रॉब्लम, नहीं 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 तुझे अपेंडिक्स हो गया, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो बेचारे का पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द की दवाई देके पेट ठीक कर दिया, साथ अपेंडिक्स कर दिया। पैसे किसको डाल दी? गवर्नमेंट को। अपेंडिक्स किसी का भी कर दो, उसे क्या पता, फालतू चीज है, एक जिसमें पड़ी काट के निकाल दो। खर्चा किसको पड़ा? हुकूमत को। तो इसमें दो नंबरी बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हुई है, अमेरिका में भी ऐसी होती है। अमेरिका में लोगों की हुई होती है इंश्योरेंस। तो दुनिया का सबसे करप्टेड मेडिकल सिस्टम जो है वो किसका है? अमेरिका, मोस्ट करप्ट सिस्टम। हमने उसी को कॉपी किया और आज रो रहे हैं कि एक बंदा कनाडा से अमेरिका गया, हमारे जानने वाला में से था। वहां गया तो वहां की सैर सुर कर रहा था, पैर कहीं फंसा है तो वो गिरा है तो बाजू टूट गया। अब अमेरिकन डॉक्टर ये कहते हैं कि ये नहीं जुड़ सकता, इसके लिए पहले इसके अंदर एक ऑपरेशन होगा, स्टील रॉड डालेंगे,
उसके बाद दूसरा ऑपरेशन होगा जिसमें स्टील रॉड निकालेंगे, तो आप अपने मुल्क से कहेंगे वो इंश्योरेंस हमें दे दो। उसने कहा भाई तुम एक लकड़ी रखो, पट्टी बांधो, मैं कनाडा वापस आता हूँ। उन्होंने पट्टी बांधी, वो कनाडा चलाया, कनाडा चले उसके बाद ये तो सीधी हड्डी टूटी हुई है, उसमें तो क्रैक्स है ही नहीं, सब क्रैक्स हो तो रॉड डालना पड़ता है ना। तो उन्होंने कहा कि सिंपल प्लास्टर उन्होंने कर दिया, उसका तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद प्लास्टर उतारा, हड्डी जुड़ गई। वरना उन्होंने क्या, उन्होंने काट काट के रख देना था। क्या हाल है, क्यों जी? तो वो फिर लंबा काम हो जाता है। और वहां पे फिर एक लंबा काम क्या होता है कि जब डॉक्टर पे शक हो जाता है फिर लोग उस पर केस कर देते हैं, वकील की दिहाड़ी लग गई। हाँ जी, तो ये वहां बहुत बड़ा तमाशा है। डॉक्टर कमाना चाहता है, वो इंश्योरेंस पे डालता है। जब पेशेंट को पता चलता है मेरा ये ऑपरेशन नीडलेस था, वो किसी दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराता है, और वहां एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट भी लिख देते हैं डॉक्टर। फिर वो रिपोर्ट लेके उसके ऊपर केस दायर कर देते हैं। फिर उससे क्या होती है, पेनल्टी मिल जाती है आपको। ठीक है जी। तो ये बड़ा बड़ा अजीब सा सिस्टम है। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया है, तो जिसकी गाड़ी के साथ टकराए हैं ना, अब ऑपरेशन हो गए हैं, जो भी होगा वो इलाज वो देगा जिसकी गाड़ी के साथ आप टकराए हैं। अब उसकी इंश्योरेंस डबल हो जाएगी, उसको पे करना पड़ेगा। दिस वेरी डिफिकल्ट सिस्टम, जो अगर आप देखें तो। अच्छा बच्चों, एनीवे हमें क्या लगा, हमने ना जाना ना पूछना, हमें जरूरत क्या है। अच्छा बच्चों, बस वो हमने कॉपी कर लिया, तो हमारे यहाँ भी करप्शन बहुत ज्यादा है। किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में आप कारपेट नया दिला दो, टेबल और कुर्सी ले दो, तो वो आपकी दवाइयाँ लिखनी शुरू कर देगा। वो ये नहीं देखेगा पेशेंट को ये चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, मैं मुझे याद है मेरी उम्र जब 35 साल थी, डॉक्टर साहब पास गया, उन्होंने कहा कि कैल्शियम की आपको अवश्य ज़रूरत है। मैं, डॉक्टर साहब की होया तुम, नहीं कैल्शियम खाओ। मैंने, उसने लिख दी, मैं ले आया। मैंने अपने चचा को फ़ोन किया, कहते सरेनम कैल्शियम टेस्ट कराया? तो उसने नहीं, कहते ये कैल्शियम का टेस्ट ही नहीं कराया बेटे, तो पता कैसे चलेगा कौन सी कैल्शियम कम है। ये तो तू खाएगा, और अगर हार्ट के वॉल पे जाके जम गया, कैल्शियम का स्टेक हो गया, या बैकबोन में हो गया तो बैकबोन खराब हो जाएगी। वरना हार्ट में स्टेक हो गया तो वो मसला पड़ेगा, किडनी पे ज्यादा लोड पड़ेगा। जब पहले कैल्शियम पूरा होगा और किसी एक कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा तो किडनी को लोड पड़ेगा। नहीं बेटा फजूल है, ऐसे नहीं कैल्शियम खाते। या तो एज 50 से ऊपर जाएगी तेरी तब खाई, वरना अभी तुझे जरूरत नहीं है। तो ये हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, कैल्शियम की कंपनी आती है, आके डॉक्टर साहब को क्लॉक दे जाती, कापियां दे जाती हैं, और उन्हें कहती हैं डॉक्टर साहब आपका सैर भी कराएंगे और आपको ये भी कराएंगे। जैसे हमारा एक दोस्त था, वो मेडिकल फार्मासिस्ट था, तो वो क्या करने लगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, जिसको मेडिकल रिप कहते हैं या मेडिकल रेप कहते हैं। तो वो वहां हमें ले गया पीसी में, कहता खाना खिलाऊंगा। तो हम अकेडमी हम चला रहे थे, इतने पैसे हमारे पास नहीं थे, तो पीसी में खाना खाने का उसने कहा, तो भूख तो शुरू से हमें लगती, तो हम चले गए वहां पे। तो वहां चले गए तो उसने खाना बड़ा अच्छा खिलाया हम पीसी में, लेकिन और भी लोग बैठे थे बहुत सारे, तो खाना बड़ा वाला था, हमने खा पी लिया, बड़ी मौजें मारी। उसके बाद को बंदे आए, उसको उसने इशारा किया कि आप देख लें, उन्होंने हमारी तरफ देखा, अच्छा 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 ठीक है। हमने भी कह दिया, बस खा गया। तो उसको पूछा कि कब वक्त काम क्या था तेरा, वो शरारती लड़का वर्जीनिया में होता है मेरे काम, कहता है वो असल में डॉक्टरों को खाना खिलाना था, तो 15-16 डॉक्टर थे, तो 21-22 पूरे नहीं हो रहे थे, तो बाकी मैंने आप लोगों से कहा कि सूट पैंट पहन के आ जाओ, मैं ला दूंगा बीच में। तो इस तरह मैंने काम चला दिया, समझे बात? यानी उसको 20 पूरे करने थे ना, तो उसको बंदे 20 पूरे नहीं हो रहे, 16 हुए उस दिन, बाकी कुछ ने इनकार कर दिया होगा कि हमारे इस तरह काम है, नहीं आ सकते। तो उसने कहा यार मैंने तो उधर 20-22 का कहा था, पूरे कहाँ से करूँ। तो उसे याद आया यार, अपने एकेडमी के दोस्त है ना, उनको कहते हैं कि शर्त ये रखी थी कि यार कपड़े बड़े बेहतरीन होने चाहिए, गैदरिंग है ये। हमने कहा यार एक आधा सूट तो अच्छा होता ही है हमारे पास, तो पहन लेंगे, कोई नहीं, बाजी की शादी पे सिलाया तो मैं वो पहन गया। तो खाना खाने पहुंच गए इस तरह बच्चों, तो आप अंदाजा करें, ये तो वो करप्शन है जो हमने देखी अपनी आंखों से। अब आगे कितनी होती होगी आप अंदाजा नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, आगे आगे एलोकेशन तो गरीबों पे खर्च करना है अमीरों से लेके, तो कैसे लेंगे? टैक्स लगा देंगे, हेल्थ कार्ड दे देंगे, या हॉस्पिटल में पर्ची लेके इलाज करा लो। अच्छा बच्चों, अब आ गया क्या बच्चों, रेगुलेटरी। अच्छा, जो टैक्स है ना वो रेगुलेशन का काम भी करता है। हमें जो चीज लगती है ना कि यार इस पे खर्चा नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज ऐसी इस पे हम चाहते हैं खर्चा ना हो, तो हम क्या करते हैं,
जी शाबाश। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि उस चीज के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, उस चीज के ऊपर, और जिस पर खर्चा कराना चाहते हैं उससे टैक्स उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने आज से कुछ 10-15 साल पहले सोचा कि यार लोग बिजली इतनी मांगते हैं, इतनी मांगते हैं, हमारे पास इतनी बिजली है नहीं। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम सोलर प्लेटें लगाओ, सोलर पैनल लगाओ, सोलर सिस्टम लगाओ। उन्होंने सोलर सिस्टम से उठा लिया टैक्स, टैक्स उठा लिया, वो सोलर हो गया सस्ता, तो लोगों ने लगवा लिया। अब जब उनका दिल चाहेगा कि अब लोग ना लगाएं तो क्या करेंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे। फ्यूचर में तो वो कह रहे हैं कि हम टैक्स इस तरह लगेगा कि ड्रोन उड़ाएंगे, ऊपर से हर एक की छत पे पैनल गिन के तस्वीर उतारेंगे, और पर पैनल साल का 500,000 लगा देंगे। क्या हाल है? देखे ना, किसी की छत पे लगे हो, फर्ज करो मेरी छत पे लगे हुए हैं, एक तो पुराने लगे हुए हैं, वो तो अब कम हो गए ना, मतलब ये होता ही है कि 500 का लगाया था ना, 500 वाट का, वो कम होते होते कितना हो गया, 300, 350, इतना। तो वो गरीब बंदा जल्दी चेंज भी नहीं कर सकता। तो 5 पैनल पहले के लगे हुए हैं, और 18 लगाए थे पिछले साल, तो 5 और 18 कितने हो गए, 23 पैनल लगे हुए हैं। तो वो तो ऊपर से जाएंगे और सीधा 23,000 लगा देंगे आपको। फ्यूचर में तो यही है। लेकिन अभी चूंकि वो चाहते हैं कि वो, तो उसके ऊपर टैक्स उठा लिया जी। नहीं, सोलर पे टैक्स वो इसलिए लगाएंगे ना, क्योंकि बिजली लोग खरीदेंगे नहीं फिर आगे चल के। लोग बिजली के बैंक बना लेंगे ना अपने घरों में, बैटरियां लगा लेंगे, और बैटरियां भी इस तरह की आ जाएंगी फ्यूचर में कि इतनी सी बैटरी होगी बस, और उसके अंदर स्टोर कर लो, तो आप 2 एसी चला लो सारी रात। फ्यूचर में ऐसे ही होगा, ये छोटी होती जाएगी बैटरियां, और एसी जो है वो जैसे जैसे नए आ रहे हैं वो करंट कम से कम लेते जा रहे हैं। फ्यूचर में पंखे, 2 पंखे, 3 पंखे के करंट में एक एसी चल जाना है। इम्प्रूवमेंट आती जाएगी ना, और बैटरियां हैवी होती जाएंगी। तो एक वक्त आएगा लोग बिजली का कनेक्शन गवर्नमेंट से मांगेंगे नहीं, तो फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से लेगी? फिर ये होगा कि जितना किसी ने सोलर पैनल लगाए हैं उतना उसके ऊपर टैक्स लगा दो। अच्छा बच्चों, तो ये रेगुलेटरी है, जो काम कराना है वो सस्ता कर दो, जो नहीं कराना वो महंगा कर दो। आगे आ गया बच्चों इंसेंटिव। टैक्स इंसेंटिव भी है, कहता है स्पेशल अरेंजमेंट कर लो, किसी खास चीज पे तुम क्या करो, टैक्स का कट दे दो, और किसी चीज के ऊपर तुम जो है वो सब्सिडी दे दो। अब सब्सिडी क्या होती है बच्चों? किसी चीज की कीमत में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट दे दे। मिसाल के तौर पे 10,000 की बोरी है खाद की, और हुकूमत कहती है 7,000 की बेचो, 3,000 हम दे देंगे। तो ये सब्सिडी का देना क्या होगा बच्चों? इंसेंटिव हो गया। क्या हाल है, सब्सिडी लिख लो इसके ऊपर। अब टैक्स कौन कौन से काम करता है? पहला काम कौन सा बच्चों? खर्चा पूरा करता है, डेवलपमेंट। और दूसरा काम क्या बच्चों? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आमदनी की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अमीरों पे टैक्स लगा के गरीबों पे। और रेगुलेटरी क्या है? जिस चीज को डिस्करेज करना उस पे टैक्स लगा देते हैं। और इंसेंटिव क्या है? जिस चीज को इनकरेज करना उस पर टैक्स या तो माफ कर देते हैं या सब्सिडी दे देते हैं। यानी टैक्स भी माफ, सब्सिडी भी दे दी था। क्या हाल है बच्चों? जैसे आजकल मरीम नवाज है, वो धड़ाधड़ क्या कर रही है कि जो छोटा यूजर है उसको सोलर दे रही है मुफ्त में। और अभी उन्होंने ट्रैक्टर का भी कहा है कि ट्रैक्टर भी देंगे सस्ता किसानों को, और पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाइक्स दी थी लड़कियों को, ठीक है ना, ज्यादा बेड़ा गर्क करके हमारी बच्चियों का। उन्होंने ये किया कि यानी आप 70 की दहाई की तस्वीरें देखेंगे, माल रोड पे मर्द भी साइकिल चला रहा है, औरत भी चला रही है। ज्यादा बनाना, नहीं नहीं औरत ओ साइकिल चला रही, नाउजुबिल्ला, इसको अंदर बंद कर दो। औरत को बंद कर दिया। अच्छा, अब औरत अगर कहीं जॉब करती है तो बेचारी किस पे जा रही है? वैन में बैठ के, साइकिल साइकिल मोटरसाइकिल बंद कर दी उसकी। अब जो वैन में बैठ के जा रही, वहां कौन सी उस बेचारी की इज्जत हो रही है? वहां तो वो और ख्वार हो रही थी। भाई मर्दों में औरत मिक्स होके जाएगी, ज्यादा इज्जत का मामला है, या बाइक चला के चली जाए? बाइक ज्यादा है, वो बाइक पे ऐसे कपड़े पहन ले पता ही नहीं चलेगा मर्द है या औरत है। जैकेट पहनी हो, ऊपर से जिप बंद किया, हेलमेट पहना हुआ, पता ही नहीं फीमेल जा रही है मेल जा रही है। क्या हाल है? तो ये हमारे यहाँ शरीयत अपनी ही लोगों ने बना ली।
औरत बाल कटाएगी, गैर इस्लामी काम है जी। और उम्मत की माएँ जो है कानों के लेवल तक बाल कटवा लेती थी, काट लेती थी, ये थी हमारी माएँ। हाँ, नबी वसल्लम की जितनी जोजाएं हैं हमारी माएँ हैं, वो कानों के लेवल तक भी बाल कटवा लेती थी। क्योंकि डिफिकल्ट लगता होल्ड करना, तो ठीक है। तो ये हमने अपनी तरफ से ही बना दिया बाल कटाना गैर शरई है। शरीयत तो पढ़ो आपकी है क्या, उसमें लिखा गया है जी। बाल कटाने पे बंदी, बाल दिखाने पे बंदी लगी हुई है। आप दिखाने पे लगाते नहीं, कटाने पे लगा दिया आप। तो कन्वीनियंस हमने खत्म कर दी ना औरत की। क्या हाल है, और उसको इस तरीके से ट्रीट किया है कि वो तमाशा बन गई। तो अब मेरे ख्याल में फिर दोबारा हम उस तरफ जा रहे हैं जहां से उसने बर्बाद किया था पूरे निजाम को। फिल्म इंडस्ट्री पे पाबंदी लगा दी, क्यों जी, वो रियानी फैलाती फिल्म इंडस्ट्री। ओ भाई, फिल्म इंडस्ट्री कल्चर बताती है। टीपू सुल्तान पे भी तो मूवी ही बनी है। टीपू सुल्तान पे आगा तालिश मेरा ख्याल है बने हैदर अली। तो हैदर अली का रोल उन्होंने किया हुआ। और उल्तरल तो आज बन रहा है। हमारा तो टीपू सुल्तान पुरानी मूवी है, आप देखें तो सही। तो भाई ये तारीख बताती है, कल्चर बताती है, आपको दूसरों के बारे में सही मालूमात फराहम कर सकती है। आपने बंदी कर दिया, क्या हाल है? उस पर पाबंदी, अच्छा वो पाबंदी खत्म कैसे किया कम वक्तों ने? सेंसर बोर्ड बना दिया। पहले फिल्म जाएगी सेंसर बोर्ड, उसके अंदर मौलवी बिठा दिए। अब मौलवी पहले फिल्म देखेंगे। अच्छा, मौलवी कोई सीन आ जाता था, कहते थे रिवर्स करो, रिवर्स करें मौला वाला बोलता है देखते हैं नेशनली काम क्या होता है। वो खुद 6-7 दफा देख लेते थे। उसके बाद तय करके फिल्म जो वापस करते थे, 3.5 घंटे की फिल्म जमा कराई, 1.25 घंटे की मिली वापस। बाकी सब गैर शेयर। आज भी देखते हैं। हाँ। अब तो खैर उतनी सख्ती नहीं रही ना, अगर देखते तो ये हालात अब, या एक तरफ बिल्कुल उस तरफ चले गए, एक तरफ इधर चले गए। अच्छा, फिर वो हमारे बचपन में फिर फिल्में कैसी आती थी, जिया दौर की फिल्में हम देखते थे। तो वो फिर प्रोड्यूसर बेचारा क्या करे, कैसे समझाए आपको कि आगे हुआ क्या। तो वो क्या करता था कि यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की मिले, और उसके बाद वो पहिया घुमाता था एक। पहिया भी वो होता था, वो चक्के का पहिया नहीं होता, टांगे का। वो घूम रहा है, उसको वक्त का पहिया दिखाते थे। वक्त का पहिया घूम रहा है, और अगले सीन में उसके बच्चे पैदा हो गए, जवान भी हो गए। अब बीच में जो कुछ हुआ वो सब गायब हो गया। हाँ जी। तो अजीबो गरीब हमारे कॉन्सेप्ट बना दिए, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। मोहब्बत का सीन आया, फूल फूल से टकरा रहा है ऐसे, तो बाद मोहब्बत हो गई, लो जी। अब हमें मतलब कि क्या, हमारे तो सारे कॉन्सेप्ट के बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। तो कहने का मतलब ये है कि इसको वो कहते हैं जी हमने कौम की खिदमत की और हमें शरीयत पे लाके खड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया पकड़ के पूरी कौम को। जी। तो रियलिटी जो है, बल्कि वो ज्यादा आसान थी बतानी बच्चे को। क्या हाल है, और आपने पता नहीं क्या बना के रख दिया, किस तरह से सिचुएशन को आपने हैंडल किया है। तो ये बच्चों, ये हमारे यहाँ ना एक मतलब कि मिथ होती है, और वो फिर ये सारा तबाही हमने। और उधर बॉलीवुड कहाँ पहुंच गया, वो एक इंडस्ट्री बन गया, वो कौम को कितना पैसा कमा के दे रहा है। फिर देखो उन्होंने मुसलमानों को कैसे टेररिस्ट साबित कर दिया। यानी उनके यहाँ जितना विलन का रोल है, हमारे पैगंबरों के नाम यूज करते हैं। मूसा, तमाम जितने टेररिस्ट मुसलमान दिखाएंगे वो। क्यों? आपने अपना कल्चर तबाह कर दिया। हम, हमारा होता तो हम पैरेलल किसी रामदास को विलन बनाते हैं, किसी राजगोपाल को बनाते, तुम्हें लग पता जाता, बदला तो तुम्हें मिलता ना। अब बदला नहीं, हमारे पास क्या है, अपनों ने हथियार तबाह कर दिए। और हमारे बच्चों को हमारी हिस्ट्री पता ही नहीं, कहाँ से बताएं। ना फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, ड्रामा इंडस्ट्री है वो वैसे खच बजी हुई है, उसके अंदर कोई कोई थॉट ही नहीं आता उनको। उनके पास कोई थॉट ही नहीं, उनके पास एक ही थॉट है, और वो थॉट है, अल्लाह माफ करे, भाई को भाभी से मोहब्बत हो गई है, भाभी को अल्लाह माफ करे, और तुम्हें कोई और चीज मिलती नहीं। दुनिया में कोई एक आध वाकया हो गया होगा कम वक्तों, बस कर दो, कोई और काम भी कर लो तुम। क्या हाल है भाई? पाकिस्तान में 99.9% लोग भाभी को मां समझते हैं। समझते नहीं समझते? और तुम क्या दिखा रहे हो यार, कल मरो यार। ठीक है जी। तो ये बड़े मतलब हमारा निजाम ही सारा
खराब हो गया। और उधर उल्तरल के 4 सफ़ों की हिस्ट्री है, 4 पेज मिलेंगे हिस्ट्री किताब में उल्तरल गाजी की। और उन्होंने उसकी 5,000 पेज की वो सीरियल लिख दी। और वो दुनिया देख रही, दुनिया देख रही। बल्कि हमारे दोस्त हैं, एक उनके अब्बू बुजुर्ग हैं, तो वो कहते हैं कि यार वो लगा के बैठे रहे, मैचिंग देखने देते। कहते नहीं उल्तरल ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, मैं नहीं दान देना, मैंने देखना ਉਹਦਾ ਕੀ मंगोल उठा के लेके पहले मैंने ये देखी। तो ये होता है ना, मतलब बदल के रख दिया दुनिया को। अच्छा बच्चों, एनीवे अब बात आ गई फिजिकल खर्चा है, खर्चा पूरा करो। दूसरा, अमीर से लेके गरीब पे खर्च करो। और रेगुलेटरी क्या है, जो काम बुरा लगता है उस पर टैक्स लगा दो। सिगरेट पे लगाओ, तंबाकू पे लगाओ, और जो चाहते हो लोग इस्तेमाल करें उस पर टैक्स एग्जाम्प्ट कर दो। जैसे पैनाडोल पे कोई टैक्स नहीं, बल्कि सब्सिडी है। अच्छा बच्चों, आगे आ जाए क्या जी, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। बेटा कैनन्स कहते हैं असूलों को। कैनन्स क्या कहते हैं, असूलों को। अब ये असूल पहले 4 जो है ना, ये दिए एडम स्मिथ ने। किसने दिए, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का तो वो मतलब क्या कह सकते हैं यार, उसको फादर है ना जी। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स का फादर है, तो उसके 4 कवानीन की बड़ी इज्जत है। बाकियों ने भी लिखे हैं, लेकिन उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी गई। एडम स्मिथ साहब को ज्यादा दी गई। क्या हाल है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो 9th में ना मैंने एक जुमला लिख दिया। जुमला ये था कि कावर डाइज मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, ब्रेव टेस्ट्स वंस। टीचर ने मारा पकड़ के, 2 डंडे पड़ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि गलत लिखता। मैंने कहा सर बस गलती है हुई कि शेक्सपियर ने ना नहीं लिखा है, शेक्सपियर का जुमला है। मैं भी कह रहा हूँ गजनी जुमला वो कि बुज़दिल अपनी मौत से पहले बड़ी दफा मरता है, और ब्रेव एक दफा मौत का मजा चखता है, टेस्ट वंस। तो पहले क्यों मार रहे थे, वो मौत प्लेट में रख के क्यों खाता है, टेस्ट वंस। तो सर वो शेक्सपियर ने लिखा है, ये भी वही चक्कर है। बाकी कोई खच लिखे तो खच मारी है, एडम स्मिथ ने लिखा है तो वाह 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 क्या बात है। नहीं जी बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा, कैनन्स ऑफ इक्वालिटी। कैनन्स ऑफ इक्वालिटी क्या है, सबसे बराबर टैक्स लो। भाई सबसे बराबर टैक्स ले सकते हैं, नहीं। एक्चुअल बात क्या है, एक्चुअल बात ये क्या बच्चों, इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव एबिलिटी। क्या मतलब, आप बताओ, इसका मतलब निकालो। जो जितना दे सकता है, इसका मतलब भी वही है। अमीर से क्या करेंगे, ज्यादा टैक्स लेंगे, और गरीब से कम। और ये बराबरी होगी ना, कुर्बानी तो बराबर होगी। जैसे हमारे ये कॉलेज के मालिक हैं तो शायद साहब, तो इनसे इनकी 15 से 20 लाख रुपए महीना आमदनी है। तो 15 से 20 लाख में महीने का 5 लाख भी ले लो, क्या पता लगना उन्हें। क्या हाल है, बैंक में ही जाना 2-2.5 लाख में करके खर्चा, बाकी सारे पैसे बैंक में। और मेरे जैसा आदमी जिसकी 60-70 हजार 80 हजार आमदनी आ रही है, वो क्या करेगा, उससे तो 500 भी दे दो तो काम चल जाएगा। क्या हाल है बच्चों, डॉलर्स में, वो कौन सी है, डॉलर्स में 60 से, डॉलर में मेरी 60-70 हजार होती तो मैं थे तो अनपढ़ आ रहा हूँ। फिर तो भाई ये मैंने चाइना की ऐनक थोड़ी लगाई होनी, फिर तो मेरी माइकल कोर की ऐनक होनी थी। नीली ऐनक मैंने लगा के ऐसे बार रिवॉन में गुजर जाना था। और तुम मेरी गाड़ी के सामने आता मैं हॉर्न मार के तो साइड पे कर देना। 60-70 हजार डॉलर साल की मिल जाए, बढ़िया 60-70 हजार डॉलर। गूगल लगा रहा है गरीब आदमी। अच्छा बच्चों, यही है गरीब का युगल लगाते हैं सारे, तू भी लगा ले भाई। अच्छा बच्चों, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव एबिलिटी, क्या मतलब, जो जितना दे सकता है उससे उतना ले लेते हैं, सही बच्चों। अच्छा आगे क्या आ गया बच्चों, तो अमीर से ज्यादा और गरीब से कम। अच्छा, अब आ गया आगे क्या, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कुछ चीजों का ना यकीन होना चाहिए बंदे को, क्या, कि टैक्स देने का टाइम कौन सा है, टैक्स देने का तरीका कौन सा है, और टैक्स कितनी मिकदार में देना है। अच्छा, ये अगर पहले से पता हो तो फायदा क्या है, तरीका क्या है, कितनी मिकदार में देना है,
वो बंदा पहले पैसे जमा कर लेगा, क्योंकि साल भर रिटर्न फाइल करनी है ना, तो पहले से पता होगा तो उतने पैसे जमा कर लेगा। बल्कि अब तो एडवांस तरीका ये है कि हमें पहले ही पता है कि आपकी पे इतनी बनती है और इतना टैक्स है, महीने का काट के आपके सीएनआईसी पे जमा कराते जाते हैं। साल भर सिर्फ एक रिटर्न फाइल कर दें, उसके अंदर लिख दें कि मैंने इतने इतने पैसे आपको पहले ही जमा करा दें। राइट जी। तो ये फायदा हो गया ना, अब आसानी से अदा हो जाएगा किस्तों में। इकट्ठा देना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो मैनर, टाइम और तरीका पहले पता होना चाहिए। और एक और बात है, कन्वीनियंस का भी ख्याल रखो ना। कन्वीनियंस का मतलब क्या है, टाइम जिस पे आप टैक्स मांगो ना, वो होना चाहिए जिस पे आमदनी बंदे की जेब में हो। ये नहीं कि उस बेचारे की जेब खाली और उसको उल्टा लटकाया हुआ। क्या हाल है बच्चों। जैसे ये कहता है, अगर लैंड पे टैक्स लगाना हुआ ना, तो पता है कब लगाना, जब फसलें कटें। क्योंकि जब फसलें कटेंगी उस टाइम आप पास टैक्स देने के बड़े पैसे होंगे। राइट बच्चों। तो पहली बात क्या की इन्होंने, पहली बात की है कैनन ऑफ इक्वालिटी। और कैनन ऑफ इक्वालिटी में क्या कहा इन्होंने, गरीबों से कम, जिसके पास जितना उतना लो। ठीक है जी। वो हमारा कुर्बानी वाला असूल है। अमीर आदमी 4 ऊंट कुर्बान कर रहा होता है, गरीब एक बकरा ले आता है पूरे कुंबे का, तो वो आपस में क्या हो जाता है, बराबर। अल्लाह कहता है इसके, इसका बकरा मुझे तेरे 4 ऊंट से ज्यादा अजीज है, क्योंकि इस बेचारे ने पता नहीं कहाँ से पैसे लाया है। और टाइम, मैनर और पेमेंट का तरीका भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्यों, आसानी हो जाती है। और आखिरी चीज क्या है बच्चों, कन्वीनियंस होनी चाहिए। कन्वीनियंस मतलब है आसानी। उस वक्त मांगो जब बंदे के पास पैसे, और उस तरीके से मांगो बेचारा जमा भी करा दे आके आसानी से। और बच्चों और क्या होना चाहिए, इकोनॉमी। क्योंकि टैक्स इकट्ठा करने पे भी तो पैसे लगते हैं ना। तो जो कलेक्शन कॉस्ट है, क्या बच्चों, कलेक्शन कॉस्ट है, वो क्या होनी चाहिए, बताओ। टैक्स इकट्ठा करने की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, बताओ। कम होनी चाहिए। यानी अगर 100 रुपया जमा किया है ना, तो 1 रुपया लग जाए जमा करने पे, 2 रुपये लग जाए, 3 रुपये लग जाए, 5 रुपये लग जाए। लेकिन ये है कि 100 रुपया टैक्स आ रहा है, 50 रुपये टैक्स अफसरों का खर्चा आ गया, तो नेट क्या बचा। ठीक है। तो ये लाजमी देखो कि हमने टेक आउट कितना लिया है और पॉकेट में से कितना पैसा, कीप आउट ऑफ पॉकेट कितना है और एक्चुअल टेक आउट कितना है। क्या हाल है बच्चों, रिपीट करें जी। पहली बात क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, और कैनन ऑफ सर्टेनिटी, क्या मतलब, पता हो तरीका क्या है, मेथड क्या है। और बच्चों कन्वीनियंस देखो, उस टाइम मांगो जब पैसे पड़े हो उसके पास, और कलेक्शन कॉस्ट कम है। अच्छा, ये अगर सबसे टैक्स लें तो उसका फायदा क्या होता है, कहता है कि हर बंदे को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इसका क्या फायदा होता है, कहते हैं ये स्विक सेंस बढ़ाता है मुआशरे में। स्विक सेंस, स्विक सेंस ये होती है कि जो कुछ बाहर लगा हुआ है, सिग्नल्स, बिल्डिंग्स गवर्नमेंट की, सब हमारे पैसे की, तो इसको हमने तोड़ने किसी को नहीं देना, हमारे पैसे लगे हुए। क्या हाल है, जब पीटीआई के वर्कर पत्थर उठा के आए, तो क्या करें, आप लोग सामने खड़े हो जाओ, नहीं ये मेरे अब्बू ने दिए हैं पैसे, मैं ये सिग्नल तोड़ने नहीं दूंगा। क्या हाल है बच्चों, क्यों, क्योंकि तो अपने पैसे की चीजें हैं। अपने पैसे की चीजें खुद ही तोड़ रहे हो बेवकूफो। कोई तोड़ता है अपनी चीजें, तो बाद में जब लगेगा तो वो पैसे किसके होंगे, अभी तो आपके ही हैं। तो अपने पैसे की चीजें खुद ही तोड़ के, ये कौन सा एहतजाज है। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं। अब जो मोनूमेंट तोड़ा आपने निशाने हैदर का, क्या हाल है बच्चों, ये अच्छा किया है। पाकिस्तान का झंडा तो उतार के अपना लगा दिया, ये अच्छा किया है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें एक अच्छा एहतजाज प्लान करना चाहिए था, लेकिन वो गलत प्लान हुआ मेरे हिसाब से, है ना बच्चों। आपको भी लगता है गलत है, कि मुझे सिर्फ लग रहा है, ये गलत है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या हाल है, क्यों भाई। एहतजाज का तरीका जो है ना, वो ये होना चाहिए, एक जगह इकट्ठे होके अच्छी स्पीच की जाए, तकरीर की जाए, क्योंकि आपकी राय अहमियत रखती है ना। क्या हाल है आपकी,
राय नहीं, ये पता नहीं क्यों ये खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ये कल्चर बना दिया है। सड़कें ब्लॉक करोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। अब सड़कें ब्लॉक होने से तो हालात बड़े खराब हो जाते हैं। और सड़कें ब्लॉक होने में क्या होता है, मोटरवे बंद कर दी तो वहां हमारी माएँ बहनी है ना गाड़ियों में, क्या हाल है बताओ जी। माएँ बहनी बैठी ना आपकी, तो अब आपने ब्लॉक कर दिया है। अब क्या कैसे जाएंगे बेचारे, किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी के घर मिलने जा रहे हैं, किसी माँ हमारी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है उसको, ठीक है, तो बेचारी क्या करेगी, पेशाब कहाँ करेगी जाके वो बेचारी माँ हमारी। है जी, ये कौन से इस्लाम में लिखा है आपने। मर्द तो खेतों में चले गए, माएँ बहनें हमारी कहाँ जाएंगी। ये कौन सा इस्लाम है आपका जिसमें ये बात लिखी है। और अगर ये बात लिखी है इस्लाम में, तो मुझे आपके इस्लाम से बिल्कुल कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मुझे तो आपके मुसलमान होने पे ही शक पड़ गया। क्या हाल है, मुसलमान तो ये नहीं करते, क्या हाल है जी। तो ये तो कोई एहतजाज नहीं है। तो पहले मेरा ख्याल है अपने आप को ना ठीक कर लें ये लोग, तो बड़े सख्त हाथ से इनसे निपटना चाहिए, कैद कूद में नहीं डालना चाहिए। काफी मजाक हो चुका है। अब हमें सीरियस होना चाहिए अपने दीन के मामले में कि क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत मजाक कर लिया हम लोगों ने, अब हमें समझना चाहिए कि आपस में इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। कोई अच्छा रास्ता निकालो, कोई सिस्टम बनाओ, कोई निजाम बनाओ। क्या हाल है बच्चों, एम्बुलेंस को रोकने से बंदा तो मर जाएगा, लेकिन उसका कत्ल की जिम्मेदारी किसकी होगी। हम सब की, पूरे मुआशरे की गलती है ना फिर, जिन्होंने ये तालीम दिया। अच्छा बच्चों, अब ये कैनन जो है, ये बाकी लोगों ने खच्चे मारी, सॉरी बाकी लोगों ने लिखा है, लेकिन इनकी इतनी इज्जत नहीं की गई। क्यों, क्योंकि वो एडम स्मिथ था। इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, कैनन ऑफ फिजिकल एडवोकेसी। फिजिकल एडवोकेसी कहता है कि टैक्स गवर्नमेंट को इतने लगाने चाहिए कि क्या हो बच्चों, खर्चे पूरे हो जाए। ठीक है जी, कितने लगाने चाहिए कि खर्चे पूरे हो जाएं। सही बच्चों। और टैक्स हमें कैसे लगाने चाहिए कि भाई गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा तो ज्यादा टैक्स लगाओ, ताकि वजीर आजम को किसी से मांगना ना पड़े। शर्म की बात है ना, अपने लोग टैक्स देते नहीं है और हम बाहर मांगते फिरते हैं। अच्छा बच्चों, दूसरी बात, कैनन ऑफ, इसको रिजिड ना रखो। हुकूमत में जंग लड़नी, उसको जरूरत पड़ेगी वो टैक्स बढ़ा ले, और अगर अवाम पे कोई मुसीबत आ गई तो घटा दे। क्या हाल है जी, अल्लाह ना करे सैलाब आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो क्या करें, टैक्स कम कर दें। और अगर हुकूमत को जंग लड़नी पड़ गई है तो ऑटो एडजस्टमेंट मोड में रखें इसको। ठीक है जी। अच्छा जी, और कैनन ऑफ, इतना आसान फॉर्म बनाओ, इतना सिंपल सिस्टम बनाओ कि किसी को टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना ही ना पड़े, वो खुद ही अंडरस्टैंड करे और खुद ही आके आपको कहे इतना टैक्स है, ये लो ये ले लो। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, और कैनन ऑफ डाइवर्सिटी क्या मतलब, इतने टैक्स लगाओ लोगों पे, इतने टैक्स लगाओ लोगों पे कि लग पता जाए। लार्ज वैरायटी ऑफ टैक्स हो, जैसे मिठाई की दुकान में चले जाए तो गुलाब जामुन भी है, पतीसा भी है, है ना, आजकल तो गाजर का हलवा भी है। तो तुम्हें समझ ही ना है खाना क्या है। इतने टैक्स लगाओगे, एक टैक्स से पैसे इकट्ठे ना हो तो दूसरे से हो जाए। ठीक है जी, यानी अवाम बचे ना कहीं से। ठीक होगा बच्चों। अच्छा चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ सारी बातें। पहली बात, फिजिकल एडवोकेसी क्या है, इतना टैक्स लगाओ कि खर्चे पूरे हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है बच्चों, फ्लेक्सिबल, हुकूमत को जरूरत पड़े बढ़ा ले, अवाम को जरूरत पड़े तो घटा दे। अच्छा बच्चों, और सादा सिस्टम हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ना हो, आसान हो। और आगे बच्चों, टैक्स इतनी टाइप के होने चाहिए कि एक से रेवेन्यू इकट्ठा ना हो तो दूसरे से हो जाए, और टैक्स का निजाम बड़ा सिंपल हो। अच्छा बच्चों, अब वो जो पहले वाले चार हैं वो तो याद करने पड़ेंगे अलग से, क्यों भला, वो एडम स्मिथ के हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कि बातें ज्यादा अच्छी वो वाली, आसान नहीं, सिंपल बच्चों। तो मैं आज के लिए इतना काफी है, कल ना टेक्स्ट की टाइप्स पढ़नी शुरू कर देंगे।
तो 1-2 दिन हम ऐसे ही उतार लेंगे अपने, उतनी देर में हमारा कोर्स लॉन्च हो जाएगा और ये नॉलेज भी आपके काम आ जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं?